हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रंजनपुर कहकर एक गांव में सयूरी मोमोज वाली बहुत मशहूर होती है। उसके हाथ के मोमोज चखकर हर कोई उनका बहुत बड़ा फैन बन जाता है और उसकी भर भर कर तारीफें करता है। ये लीजिए काका, आपके 2 प्लेट स्टीम्ड मोमोज और आपके फ्राइड मोमोज। अरे वाह 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 सयूरी, क्या मोमोज बनाती हो तुम। सच में मेरा गांव नेपाल में है और तुम नेपाल जैसे ही मोमोज बनाती हो। अरे वाकई में तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो मन कर रहा है और खाऊं। इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाने के पीछे का राज क्या है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो केवल खुले मन से सबके लिए मोमोज बनाती हूँ और पूरे सच्चे मन से किया गया हर एक काम अच्छा नतीजा ही देता है। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही नेक विचार हैं तुम्हारे सयूरी। सयूरी का मोमोज ठेला अच्छे से चल रहा था। वो अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने बूढ़े माता पिता अशोक लाल और चित्रा का ध्यान रख रही थी। एक दिन गांव में नटवरलाल नामक एक आदमी आता है जो अपना खुद का मोमोज ठेला लगाता है। लेकिन वो देखता है कि सयूरी के मोमोज ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमी हुई है। ये क्या, इस सयोरी मोमोज वाली के ठेले पर इतनी भीड़ है और मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी जादुई सामग्री मिलाती है ये सयूरी अपने मोमोज में, जो सभी इसके मोमोज के दीवाने हो गए हैं। ग्राहकों को सयूरी के हाथ के बने मोमोज के साथ साथ उसका नेक और अच्छा स्वभाव भी पसंद था और यही एक और वजह होती है उसके ठेले पर हर दिन इतनी भीड़ लगने की। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या बर्फबारी, सयूरी के ठेले पर हर दिन भीड़ लगी होती है। सयूरी की इस तरक्की को देखकर नटवरलाल को बहुत जलन महसूस होती है और वो अपने शैतानी दिमाग में सयूरी के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाने लगता है। बस अब बहुत हुआ इस सयूरी का राज। अब इसके मोमोज ठेले पर मैंने हमेशा हमेशा के लिए ताला नहीं लगवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नटवरलाल नहीं। एक सुबह सयूरी अपने माता पिता अशोक लाल और चित्रा को नाश्ता देकर, चलिए माँ पापा, मैं ना ठेले पर जा रही हूँ, दाल सब्जी और फुलके बना दिए हैं, खा लीजिएगा। हाँ ठीक है सयू बेटा, ध्यान से जाना। अरे छाता तो लेती जा सायू, बारिश आ गई तो। नहीं आएगी बारिश आज, ठेले पर छाता है, चिंता मत कीजिए, आपकी सईयो भीगेगी नहीं। कितनी मेहनत करती है ना जी हमारी सईयों। सच में भगवान हमारी सईयों के दामन में सिर्फ खुशियां ही भर दे और सारे गम के बादल दूर कर दे। और साथ ही उसके लिए एक अच्छा लड़का भी भेज दे। 2-3 सालों में सयूरी 30 की हो जाएगी। मुझे तो उसकी शादी की ही चिंता सताती रहती है हर पल। उस दिन सयूरी फटाफट चलते हुए ठेले पर जा रही थी। उसे रोज के समय से उस दिन कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। चल चल सयूरी, जल्दी चल, ग्राहक आकर खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। तभी अचानक से उसके सामने एक टेम्पो आती है जिसमें नटवरलाल बैठा होता है और नटवरलाल टेम्पो से सयूरी को ठोकता है और सयूरी वहीं पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर कुछ गांव वाले आकर सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण सयूरी अंधी हो चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। क्या कहा, हमारी सयू अंधी हो गई? नहीं, ये क्या हो गया अशोक लाल जी, अब हमारी बेटी कुछ नहीं देख पाएगी। इतनी मेहनती और इतनी गुणवान लड़की हमारी सयू। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है डॉक्टर साहब, जिसके द्वारा सयूरी की आंखों की रोशनी फिर लौट आए? नहीं अशोक लाल काका, सयूरी की आंखों की रोशनी अब कभी नहीं लौटेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। चित्रा और अशोक लाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सयूरी अब स्टिक के साथ ही रहती है और उसी की मदद से वो घर में चल फिर पाती है। उसे कुछ न दिखाई देने के कारण अब वो मोमोज बेचना भी बंद कर देती है और सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी नटवरलाल के यहाँ मोमोज खाने जाना पड़ता है। अरे लीजिए लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज लीजिए। अरे ऐसे मोमोज कहीं नहीं खाए होंगे, एकदम सस्ते दाम वाले मोमोज। अरे ये मोमोज तो सच में बहुत ही सस्ते हैं, चल इन्हें खाते हैं। अरे स्वाद तो ठीक ठाक है, लेकिन सयूरी के हाथ के बने मोमोज की बात ही कुछ अलग थी। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो फिर कभी मोमोज नहीं बेचेगी।
इन लोगों को नहीं पता कि उसके अंधे होने के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने ही उसे टेम्पो से ठोका था। मुझे लगा कि वो अपाहिज हो जाएगी, लेकिन वो तो अंधी हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बस मेरा रास्ता साफ हो गया है और मैं सुकून से मोमोज बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। नटवरलाल सस्ते दाम में मोमोज बेच तो रहा था, लेकिन वो उनमें कई सारे हानिकारक पदार्थ का मिश्रण करके, मिलावट करके उन मोमोज को बेच रहा था। एक दिन सयूरी के दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। खाने के लिए? हे भगवान, माँ और पापा दोनों सो रहे हैं। अब मैं इन बूढ़े काका को खाना कैसे दूं? मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाकर देना ही होगा इन्हें। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती हूँ, और मोमोज बनाने के लिए लगने वाले हर एक सामान को मैं महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ है। सयूरी तुरंत रसोई में जाकर महसूस कर करके मोमोज बनाती है और उसके हाथ को गैस के गर्म झटके तो लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोमोज बनाती है और उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। उन मोमोज को खाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो एक फरिश्ता में बदल जाता है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से सयूरी की आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और फरिश्ते को देखकर सयूरी चकित रह जाती है। हाँ, ये क्या? आप एक फरिश्ता हो और आपने ही अपने जादू से मेरे आंखों की रोशनी वापस लाई? हाँ सयोरी, तुमने अंधे होने के बावजूद इतने जायकेदार मोमोज बनाए और मुझे खाने के लिए दिए। तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा जादू कुछ भी नहीं है। तुम सच में कमाल हो सयोरी, इसलिए मैं तुम्हारे भीतर जादुई शक्तियां दे रहा हूं जिनसे तुम बुराई का विनाश कर सको और अच्छे और नेक काम करके लोगों की जान बचा सको। हाँ फरिश्ता, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नटवरलाल ही है वो शख्स जिसने टेम्पो से तुम्हें जानबूझकर ठोका था और अब वो मोमोज में मिलावट करके सस्ते दाम में बेच रहा है। पूरे गांव की तबीयत बिगड़ चुकी है और वो तुम ही हो जो अब पूरे गांव को बचाकर उस नटवरलाल का विनाश कर सकती हो। आप चिंता मत कीजिए फरिश्ता, अब ये सयूरी उस नटवरलाल को हर हाल में बर्बाद करके ही रहेगी। फरिश्ता सयूरी के भीतर जादुई शक्तियां देता है और सयूरी सीधे नटवरलाल के ठेले में जाती है और उसे जादुई शक्तियों के जरिए एक पिंजरे में कैद कर देती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगता है। अरे बाहर निकालो मुझे इस पिंजरे से। सयूरी, सयूरी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। निकालूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी होगी और अपना सच कबूल करना होगा कि तुमने ही मुझे मारा था और तुम मिलावट करके पूरे गांव में मोमोज बेच रहे हो। ठीक है, मैं कबूल कर दूंगा ये सब। नटवरलाल पूरे गांव के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है और फिर उसे जेल की सजा होती है। सयूरी अपनी जादुई शक्तियों से गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर देती है और वो जादुई शक्तियों का त्याग करके फिर से सीधा सरल जीवन जीने लगती है और मोमोज बेचकर खूब सफल होती है। धारणपुर कहकर एक गांव में एक छोटी सी कुल्फी शॉप थी जिसका मालिक सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो रोज सुबह अंधेरा होने से पहले ही उठता और बढ़िया सी तरह तरह की फ्लेवर वाली कुल्फी बनाता था और उन्हें अपनी दुकान में ले जाता। कुल्फी ले लो, कुल्फी ताजी ताजी ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश कुल्फी, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी, कुल्फी ले लो, कुल्फी, गर्मियों से पाओ राहत कुल्फी खाकर। कुल्फी ले लो, कुल्फी। गर्मियों की छुट्टियों में सुधीर के कुल्फियों की बहुत अच्छी बिक्री होती। सभी बच्चे उसकी कुल्फी शॉप पर दौड़ कर आते और इकट्ठा हो जाते। अंकल अंकल, मुझे 2 मलाई कुल्फी और मुझे केसर पिस्ता कुल्फी। अंकल, पहले मैं आया तो मुझे दो ना। 3 मैंगो कुल्फी, जल्दी दो अंकल। अरे बच्चों, एक मिनट, सभी को अपनी अपनी पसंदीदा कुल्फी मिलेगी, लेकिन बारी बारी। ये लो बेटा, तुम्हारी मलाई कुल्फी, तुम्हारी केसर पिस्ता कुल्फी, और ये रही तुम्हारी मैंगो कुल्फी। खुश? ये ये ये।
कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में सुधीर ने अपनी बीवी रमा और 6 साल के बेटे अंशु को खो दिया था। इसीलिए उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसे कुल्फी बेचकर बहुत अच्छा महसूस होता। यार सुधीर, सच में तुम्हारी शॉप की कुल्फी की बात ही कुछ और है यार। मतलब इतनी स्वादिष्ट, इतनी फ्रेश कैसे बना लेते हो? और रोज रोज ये कुल्फी बनाकर और बेच बेच कर तुम ऊब नहीं जाते क्या? नहीं भाई, क्योंकि मैं ये कुल्फी का व्यापार अपने पेट को पालने के साथ साथ बच्चों के चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान की खातिर भी करता हूं। जब वो कुल्फी खरीदने आते हैं और जब वो कुल्फी उनके हाथ में आ जाती है, तब मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं। और उसी वक्त उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखकर ही मेरा कुल्फी बेचना सार्थक हो जाता है। अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं भाई तुम्हारे। एक दिन गांव में 2 कुल्फी बेचने वाली बहनें आती हैं, जिनके नाम चमन और सुमन होते हैं। वो दोनों एक डिब्बे में कुल्फियां भर के बेचती। चमन घंटा बजाती तो वहीं सुमन जोरों से चिल्लाते रहती, कुल्फी ले लो भाई कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बढ़िया से कुल्फी, अनोखे अनोखे प्रकार की और किफायती दाम की कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। अरे ओ सुमनिया, जरा ऊ दुकान पर नजर फेर तो। ऐसा लागत है जैसे कि ऊ दुकानिया में अब मुफ्त का लड्डू पेड़ा बट रहा है। ऊ एक कुल्फी की दुकान ही लागत है। अरे हाँ रे चमनिया, ये दुकान में तो बहुत बच्चे कुल्फी लेने आए हैं, लेकिन हमका किसी से कम है का चमनिया? अब देख तू हमार जादू, चल। सुमन और चमन दोनों के इरादे बहुत डरावने होते हैं। दोनों अपने घर जाकर कुल्फियों को अच्छी तरह से बनाते हैं और फिर बाजार में वो उन्हें सुधीर के दाम से भी कम सस्ते दाम में बेचते हैं। अब देखना, वो कुल्फी वाले से भी कम दाम में कुल्फी बेचकर सारे ग्राहक हमारे पास ही आएंगे, बिल्कुल किसी चुंबक की तरह। कारी चमनिया, है ना तेरी बहिनिया एकदम होशियार? हाँ सुमनिया, तोरा तो कौनो जवाब ही नहीं रे, तू तो एकदम लल्लन टाप है। सुमन और चमन अगले दिन से ही गांव में सुधीर के कुल्फी शॉप के ठीक सामने कुल्फी बेचने लगती हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। कुल्फी ले लो कुल्फी, केवल 2 ही रुपए की कुल्फी। बच्चा लोगन, इस सुनहरा चानस को मिस मत करना। आओ आओ, मस्त मस्त डिंग चैक और मजेदार कुल्फी खाओ। चमनिया और सुमनिया की कुल्फी, टिंग टिंग टिडिंग। वाओ, सिर्फ 2 रुपए की कुल्फी, वो भी इतनी टेस्टी लग रही है। चल पिंकू, हम तो उन दीदियों की कुल्फी खाएंगे। हाँ यार, यहाँ जितने पैसे में हम एक कुल्फी खा रहे हैं, वहाँ उतने ही पैसों में हम 3 से 4 कुल्फी खा सकेंगे। हाँ अरे बच्चों, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सभी बच्चे सुधीर की कुल्फी शॉप को छोड़कर सुमन और चमन के पास कुल्फी खरीदने चले जाते हैं। आते भी क्यों ना, जब सस्ते में कुल्फी मिल रही हो तो बच्चे तो उसी को खाने जाएंगे। चमन और सुमन दोनों 2 हफ्तों तक सस्ते दाम में कुल्फी बेचकर बहुत पैसे कमा लेती हैं। लेकिन एक दिन सुधीर को उन दोनों पर शक होता है। ये चमन और सुमन की कुल्फियों में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना 2 रुपए में कुल्फी बेचकर इन्हें क्या मुनाफा होता होगा। कुछ तो बात है जिसकी जांच पड़ताल तो मुझे करनी होगी। मैं आज इन दोनों के घर पर इनका पीछा करूंगा और तभी मुझे इनके इस सस्ते कुल्फी बेचने के पीछे का राज पता चल जाएगा। सुधीर उस शाम चमन और सुमन का पीछा करता है और जब वो उनकी खिड़की से झांकता है तभी उसे पता चलता है कि वो गंदे कीड़े वाली कुल्फी बनाकर बेच रही हैं और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वो भयावह दृश्य देखकर सुधीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लालची बहनें नन्हे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जहरीले कीड़े वाली कुल्फियां बेचकर। नहीं, मुझे इनकी असलियत पूरे गांव के सामने लानी होगी। हाँ। सुधीर आगे बढ़ पाता तभी उतने में चमन रस्सी से उसके पांव को खींचती है और उसे अपने घर में ले लेती है। वो दोनों बहनें उसे रस्सी से बांध लेती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। कारे बाबूचक, तोरा को का लगा? तू गांव वालों को हम दोनों की सच्चाई इतनी आसानी से बताए देगा रे? अरे थोड़ा ड्रामा, थोड़ा ट्विस्ट तो होना ही चाहिए ना जिंदगी में।
और लल्लू कुल्फी वाले, अपनी कानपुर लाइन को ठीक से खोलकर सुन ले। तू हम दोनों बहनियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। बोलू काहे? क्योंकि जो पाउडर हमने बच्चा लोगों की कुल्फी में मिलाया था ना, उससे ना सिर्फ उनकी तबीयत खराब होगी, बल्कि उन लोगों की याददाश्त भी 2 हफ्ते पीछे चली जाएगी। इसीलिए हम दोनों बहनियां हर एक गांव में जाकर यही करते हैं और 2 हफ्ता रुक कर भाग जाते हैं। और अब हमारे भागने का वक्त आ गया है। दोनों बहनें भाग जाती हैं और जाते समय ही वो सुधीर को रस्सी से आजाद करती हैं। सुधीर उनके पीछे भागता है, लेकिन वो कहीं गायब हो जाती हैं। बच्चों की याददाश्त चली जाती है और उन्हें 2 हफ्ते में क्या हुआ कुछ याद नहीं रहता, और वो अपने माता पिता को यही कहते हैं कि उन्होंने सुधीर की कुल्फी शॉप से कुल्फी खाई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते पहले का सब कुछ याद होता है। उन सभी बच्चों के माता पिता लकड़ी और पत्थर लेकर सुधीर के पास आते हैं और उसे खूब मारते हैं। सारा इल्जाम बेचारे सुधीर पर ही आ जाता है और उसे गांव से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं बेकसूर हूं, मुझे अपने लिए लड़ना ही होगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने नहीं, बल्कि उन दोनों लालची बहनों ने मिलावट की थी कुल्फियों में। लेकिन अब मैं उन दोनों के सच को सबके सामने लाऊं तो कैसे लाऊं? तभी सुधीर को उन दोनों बहनों की एक बात याद आ जाती है। हाँ, याद आया। उन दोनों बहनों ने कहा था कि वो दोनों हर 2 हफ्तों में गांव बदलती ही रहती हैं और वो मिलावट वाली कुल्फियां बेचकर 2 हफ्तों में उस गांव से भाग जाती हैं, ताकि जब तक उन जानलेवा कुल्फियों का असर बच्चों पर हो, तब तक वो दोनों उस गांव से रफू चक्कर हो चुकी होंगी। इसका मतलब अभी भी वो हमारे गांव के बाद किसी और गांव में होंगी। सुधीर अपने आसपास के सारे गांव में चमन और सुमन को ढूंढता है। 3 दिन बाद वो उन्हें गांव में दिखती हैं। सुधीर उनके पास एक फूड इंस्पेक्टर और उनकी टीम को लेकर जाता है और उनकी कुल्फियों की टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि उनमें मिलावट की गई है। चमन और सुमन दोनों अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और फिर उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। धारनपुर के गांववासियों को फिर से सुधीर पर भरोसा हो जाता है और वो फिर से अपनी कुल्फी शॉप खोलकर कुल्फियां बेचने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।